हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन समावेशन के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने दो नियम, पॉली का अपवर्जन नियम और अधिकतम बहुलता का हुंड का नियम पढ़ लिया था। आगे हम आज अबाउ का नियम और N+L नियम के बारे में पढ़ेंगे। अबाउ सिद्धांत या इसे अबाउ का नियम कहते हैं। तो इससे पहले हमने जो दो नियम पढ़े हैं, पॉली का नियम और हुंड का नियम, वो नियम उनको देने वाले साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, लेकिन अबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक परमाणु के विभिन्न ऑर्बिटलों में हम इलेक्ट्रॉन को समावेशित करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना करेंगे अबाउ सिद्धांत के माध्यम से। तो चूँकि यहाँ पे हमें रचना करनी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इसीलिए इसका नाम अबाउ सिद्धांत या अबाउ का नियम रखा गया है। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है किस उपकक्ष के ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद किस उपकक्ष के ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर उसके बाद किस में जाएंगे, यानी ये उन ऑर्बिटलों का हमें क्रम देगा। तो क्रम को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हमें एक फिगर को बनाना होगा। तो यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमने उपकक्षों के नाम लिखे हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहली जो कक्षा होती है, आगे का नंबर कक्ष संख्या को दिखाता है। तो पहली कक्षा में केवल एक उपकक्ष होते हैं, एस उपकक्ष। तो हमने केवल एक उपकक्ष बनाया है। दूसरी कक्षा में हम देखें तो दो उपकक्ष होते हैं, 2s और 2p। तो हमने दो उपकक्ष बनाया है। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में तीन उपकक्ष होते हैं, 3s, 3p और 3d। चौथी कक्षा में चार उपकक्ष होते हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो पाँचवीं जो कक्षा होगी उसमें 5 उपकक्ष होंगे, छठी कक्षा में 6 उपकक्ष होंगे। तो यहाँ पे हम पाँचवीं, छठी, सातवीं को भी बनाएंगे, लेकिन चूँकि हमें सभी उपकक्षों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम पूरे उपकक्षों को नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं कक्षा के भी उपकक्षों को बना लिया है। तो पाँचवीं में भी 5 उपकक्ष होंगे, लेकिन चूंकि हमें पांचों उपकक्ष की आवश्यकता नहीं थी, केवल 4 की थी, तो हमने 4 तक ही बनाया है। छठवीं कक्षा में 6 उपकक्ष होंगे, लेकिन हमें केवल 3 तक की आवश्यकता थी। और सातवीं में 7 उपकक्ष हैं, लेकिन हमें केवल 2 तक की आवश्यकता है। और आठवीं में 8 उपकक्ष होंगे, लेकिन हमें केवल 1 की आवश्यकता थी, इसलिए हमने इतना ही बनाया है। आप चाहें तो बना सकती हैं, फिगर में उसका यूज़ नहीं होगा बस। अब यहाँ पे हम एरो बनाएंगे, तो जो इसमें उपकक्षों को क्रॉस करेगा, तो उसके लिए समझिए कैसे करना है। तो हमने यहाँ पे शुरू में एक एरो बनाया, जो हम देख रहे हैं कि 1s उपकक्ष को क्रॉस कर रहा है, लेकिन जब ये वापस जा रहा है तो वापस जाते वक्त ये किसी भी उपकक्ष को क्रॉस नहीं करेगा। फिर जब ये दोबारा आएगा तो हम देखेंगे कि 2s उपकक्ष को क्रॉस करेगा, लेकिन जब यही एरो 2s को क्रॉस करते हुए वापस जाएगा तब ये किसी भी उपकक्ष को क्रॉस नहीं करेगा। तो जाते वक्त ये किसी को क्रॉस नहीं किया, लेकिन जब ये वापस आने लगेगा तो वापस आते वक्त दोबारा ये ऑर्बिटलों को क्रॉस करेगा, और हम देखेंगे कि ये 2p को क्रॉस करेगा। और 2p को क्रॉस करने के बाद जब ये आएगा तो फिर 3s को भी क्रॉस करेगा, और जब यहाँ से ये वापस जाएगा तो फिर ये किसी भी ऑर्बिटल को क्रॉस नहीं करेगा। फिर दोबारा जब ये आएगा तो आते वक्त हम देखेंगे कि ये 3p को क्रॉस करेगा, और 3p के बाद ये 4s को भी क्रॉस करेगा। वापस जाते वक्त हम देखेंगे कि ये किसी भी उपकक्ष को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन आते वक्त ये दोबारा हम देखेंगे कि 3d को क्रॉस करेगा, फिर 4p को क्रॉस करेगा, और फिर 5s को क्रॉस करेगा। और ये जब यहाँ से वापस जाएगा तो फिर ये बिना किसी उपकक्ष को क्रॉस किए हुए चला जाएगा, लेकिन आते वक्त दोबारा ये 4d को, फिर 5p को और फिर 6s को ये क्रॉस करेगा। तो ये 3 उपकक्ष को दोबारा क्रॉस कर रहा है, लेकिन जाते वक्त बिना क्रॉस किए हुए ही जाएगा। फिर दोबारा जब ये आएगा तो ये 4f को, फिर उसके बाद 5d को, फिर 6p को और फिर 7s को क्रॉस करेगा। फिर ये वापस जाते वक्त हम देखेंगे कि 7s से जब ये वापस जाएगा तो बिना किसी उपकक्ष को क्रॉस किए हुए जाएगा, और आते वक्त ये 5f को, 6d को, 7p को और 8f को क्रॉस करेगा।
और वैसे ही फिर अगर आगे हम ऑर्बिटल बनाते तो दोबारा हमें इसी प्रकार का स्ट्रक्चर आगे भी मिलता। तो हम देख सकते हैं कि इस फिगर में जब एरो आ रहा है तो ये उपकक्ष को क्रॉस करेगा, लेकिन वापस जाते वक्त किसी भी उपकक्ष को क्रॉस नहीं करता है। अब हम ये देखेंगे कि एक बार में ये कितने उपकक्ष को क्रॉस कर सकता है। तो हम फिगर से देख सकते हैं कि ये जब पहली बार क्रॉस किया है और जब दूसरी बार क्रॉस किया है तो ये एक उपकक्ष को क्रॉस कर रहा है। इसी तरीके से हम देखें कि जब ये तीसरी बार क्रॉस कर रहा है और चौथी बार क्रॉस कर रहा है तो तीसरी और चौथी बार में इन दोनों ही बार में हम देख सकते हैं कि 2 उपकक्षों को क्रॉस कर रहा है। इसके बाद हम आगे देखें तो जब ये 5वीं बार आके क्रॉस किया और फिर 6वीं बार आके क्रॉस कर रहा है तो इन दोनों बार में ही हम देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 उपकक्ष को एक साथ क्रॉस कर रहा है। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब ये 7वीं बार क्रॉस किया तो 4 उपकक्ष को और 8वीं बार भी तो ये 4 उपकक्ष को क्रॉस करेगा। फिगर कैसे बनाना है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इस फिगर की सहायता से हम यहाँ पे विभिन्न ऑर्बिटलों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एरो जिसे सबसे पहले क्रॉस कर रहा है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, उसके बाद जिसको क्रॉस करेगा उसकी ऊर्जा उससे अधिक, फिर उसके बाद वाले की उससे अधिक। तो इसी तरीके से जैसे जैसे एरो आगे बढ़ रहा है उनकी ऊर्जा जो है बढ़ती जा रही है। फिगर में हम देख सकते हैं कि एरो सबसे पहले 1s को क्रॉस कर रहा है, तो यानी 1s की एनर्जी 1s उपकक्ष के जो ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी सबसे कम होगी। 1s के बाद हम देख रहे हैं कि ये एरो जब वापस आ रहा है तो 2s को क्रॉस कर रहा है, तो 2s की एनर्जी इससे अधिक होगी। 2s के बाद हम देखें तो जब ये आ रहा है तो ये फिर 2p को क्रॉस कर रहा है, फिर 3s को क्रॉस कर रहा है, यानी इससे अधिक एनर्जी वाले उपकक्षों के ऑर्बिटल हो जाएंगे 2p के और फिर 3s के। फिर 3s के बाद हम देखें तो जब ये एरो वापस जा रहा है तो फिर 3p को और फिर 4s को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p फिर 4s के बाद हम देखें एरो वापस जा रहा है तो 3d को फिर 4p को फिर 5s को, यानी हमें प्राप्त होगा 3d 4p और 5s के बाद अगर हम देखें तो फिर ये 4d को फिर 5p को और 6s को क्रॉस कर रहा है, यानी इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले होंगे 4d 5p और 6s। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 4f फिर 5d 6p और 7s। फिर 7s के बाद अगर हम देखें तो ये एरो जा रहा है 5f 6d 7p और 8s पे। तो इस प्रकार से हमें ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम आगे फिगर और बनाए होते तो हमें और जो है आगे जो विभिन्न उपकक्षों के जो ऑर्बिटल हैं उनकी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम प्राप्त हो जाता है। अब आगे हम एक उदाहरण देखेंगे जिससे हम समझेंगे कि इस ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के जो ऑर्बिटल हैं उनका किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है सोडियम का, और हम देख सकते हैं कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। तो इसकी सहायता से हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इस उदाहरण को देखने से पहले हमें एक बेसिक चीज़ समझनी होगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 4 तरह के मेनली उपकक्ष होते हैं, s, p, d और f। s उपकक्ष में हम देखते हैं कि ऑर्बिटलों की संख्या जो है 1 होती है, और एक ऑर्बिटल में हम जानते हैं कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि s उपकक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद अगर हम p देखें तो p उपकक्ष में ऑर्बिटलों की संख्या 3 होती है, px, py और pz। और एक ऑर्बिटल में हम जानते हैं कि हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन में हम 3 ऑर्बिटल में हम कहेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी p उपकक्ष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। d उपकक्ष में ऑर्बिटलों की संख्या 5 होती है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यानी d उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। इसी प्रकार f को देखें तो f में ऑर्बिटलों की संख्या 7 होती है। तो यानी हम कहेंगे कि f उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 हो सकते हैं। तो अब हम इन दोनों का उपयोग करेंगे और सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं,
जिसको वो इन उपकक्षों में भर सकती है, इन उपकक्ष के ऑर्बिटलों में भर सकती है। तो मान लीजिए पहले 1s है तो पहले 1s में ही भरेगी। तो 1s में हम देखते हैं कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसको हम ऊपर छोटे अक्षरों में दिखाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इससे अधिक ऊर्जा का 2s ऑर्बिटल है। तो 2s में भी हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल है तो इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। फिर उसके बाद p आ रहा है तो फिर हम 2p में भरेंगे, और हम जानते हैं कि p उपकक्ष में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि 2, 2 और 6, यानी अब तक हम कुल 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, जबकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, और हम देख रहे हैं कि 2p के बाद यहाँ पे 3s ऑर्बिटल आ रहा है। s ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो हम उस 1 इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ पे भर देंगे। तो इस प्रकार हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं क्लोरीन का, जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। तो इसमें अगर हम भरें तो हम देख रहे हैं पहले 1s आएगा और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद 2s उपकक्ष आएगा जिसमें फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अब तक हमने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, लेकिन हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद 3s आएगा तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और 3s के बाद 3p ऑर्बिटल आ रहा है, और हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल में हम अधिकतम 6 भर सकते हैं। तो चूँकि 5 है तो 5 भी हम यहाँ पे भर सकते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम भर देंगे। तो ये जो है हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने का प्रयास कीजिए।